So, so let us start. First of all, I would like to introduce myself. I am Farkhanda Qureshi. I have secured All India Rank 67 in UPSC Civil Services Exam 2024, and this was my fourth attempt and third मेंस. सो मैंने सारे अपने जो मेंस है मेंस एग्ज़ाम है उसमें ज्योग्राफी ऑप्शनल ही रखा था अपना सब्जेक्ट. सो सबसे पहले तो मैं एक क्वेश्चन एड्रेस करना चाहूँगी कि ऑप्शनल आप किस तरीके से सिलेक्ट करें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कई सारे फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं आपका ऑप्शनल क्या हो सकता है. पहला तो है कि आपका क्या बैकग्राउंड है. अगर आपने कोई ग्रेजुएशन किया है किसी फील्ड में तो आप वो ऑप्शनल रख सकते हैं. और अगर आपको अपना ग्रेजुएशन फील्ड नहीं सिलेक्ट करना है तो आप जो भी सिलेबस आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको जो चीज़ें इंटरेस्टिंग लग रही हैं अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे आप कोई ऑप्शनल सिलेक्ट कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, मेंटरशिप एंड टीचर्स गाइडेंस अवेलेबिलिटी, दिस ऑल्सो मैटर्स. तो अगर आपको गाइडेंस अवेलेबल है किसी सब्जेक्ट में सो यू कैन गो अहेड विद दैट. मेरा रीज़न ये था जोग्राफी ऑप्शनल का कि ज्योग्राफी ऑप्शनल मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरा जियोलॉजी कॉलेज का बैकग्राउंड था, बट क्योंकि उसमें अवेलेबल नहीं थी गाइडेंस और टॉपर्स के कुछ नोट्स वगैरह भी नहीं थे. सो मैंने ज्योग्राफी को सिलेक्ट किया क्योंकि इसमें गाइडेंस भी थी और आंसर कॉपीज़ भी मिल जाती हैं टॉपर्स की. सो मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसका जो सिलेबस है ये काफ़ी वाइड है. इसमें आपको जीएस के साथ ओवरलैप भी काफ़ी काफ़ी ज़्यादा मिलता है. जैसे जीएस वन में तो एंटायरली ज्योग्राफी जो है वो आपका आपके ऑप्शनल से कवर हो जाता है. जीएस टू में अगर आप देखें तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो है वो आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल के सिलेबस से मैच होता है क्योंकि उसमें हम ऑप्शनल में रिमलैंड थ्योरी और हार्टलैंड थ्योरी ये सब पढ़ते हैं तो ये काफ़ी कुछ कवर हो जाता है. देन जीएस थ्री में तो काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप है. इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है वो काफ़ी सारे इकोनॉमी के टॉपिक्स को कवर करता है. एग्रीकल्चर तो कवर्ड है ही ऑप्शनल में और फिर जीएस में. देन डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑप्शनल में भी पढ़ते हैं, हमें जीएस में भी पढ़ना पड़ता है. देन एनवायरनमेंट तो बहुत ज़्यादा कवरेज है ज्योग्राफी ऑप्शनल में, जैसे कि एनवायरमेंटल ज्योग्राफी है, बायो ज्योग्राफी है. तो इससे काफ़ी सारा एक मेजर चंक ऑफ आपका सिलेबस जो है वो ऑप्शनल से प्रिपेयर हो जाता है. सो ये भी एक रीज़न था और काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग भी लगता था. सो आई डिड दैट. अपार्ट फ्रॉम दिस द चैनल हैज़ गिवन मी अ सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस. तो मैं उस बेसिस पे आपके जो भी डाउट्स हैं और वो जो भी स्ट्रैटेजी है वो एड्रेस करती हूँ. सो सबसे पहले तो ये मैंने बता दिया कि ऑप्शनल कैसे चूज़ करना है आपको. तो वो अपने बेसिस पे आप चूज़ करिए. देन ऑप्शनल की तैयारी अब कैसे करना है आपको, ओवरऑल जो करना है वो मैं आपको बताती हूँ. फर्स्टली ज्योग्राफी ऑप्शनल जो है वो दो पेपर्स में डिवाइडेड है, पेपर वन एंड पेपर टू. एंड सिलेक्टिवली दोनों पेपर्स भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट पार्ट जो है वो फिजिकल ज्योग्राफी है एंड सेकेंड जो है वो ह्यूमन ज्योग्राफी है. सो अगर हम बात करें पेपर वन की, तो पेपर वन में जो फर्स्ट पार्ट है वो फिजिकल ज्योग्राफी का है. उसमें आपको जियोमॉर्फोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है, ओशनोग्राफी है, बायो ज्योग्राफी है और एनवायरमेंटल ज्योग्राफी है. सो इसको प्रिपेयर करने के लिए आप ये कर सकते हैं, अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया है तो आप उनके नोट्स फॉलो करिए. अपार्ट फ्रॉम दी कोचिंग नोट्स आप अपने खुद के सेल्फ मेड नोट्स बनाइए क्योंकि कोचिंग में भी आपको जो भी पढ़ा रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं हो पाता है. सो आपको जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको रेफ़र करना होगा. तो मैंने ये किया था कि मैंने सिलेक्टिवली जो ऑप्शनल की बुक्स आती हैं, सविंद्र सिंह की बुक है, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी एंड जियोमॉर्फोलॉजी और एनवायरमेंटल एंड बायोज्योग्राफी, पाँचों के लिए मैंने रेफ़र की थी. कवर टू कवर आपको नहीं पढ़ना है उसे. जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं, आप उनको बुक में मैप कीजिए, उसी चीज़ को आप पढ़िए, उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए और जो आपने कोचिंग के नोट्स हैं, उनको समराइज़ करके उसी में ऐड कर लीजिए. सो सिमिलर थिंग गोज़ विद द पार्ट टू ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ पेपर वन. इसमें भी काफ़ी डाइवर्स टॉपिक्स हैं, जैसे पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी है. इसके लिए आप आर डी दीक्षित की एक बुक आती है, उसमें सेलेक्टिवली जो जो टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में, जैसे एरियल डिफ्रेंसिएशन है, पॉसिबिलिज्म है, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन है, इन टॉपिक्स को आप उसमें से उठा के पढ़ लीजिए. सो इसमें मेजर चंक आपका कवर हो जाएगा.
अपार्ट फ्रॉम दैट, पॉपुलेशन जोग्राफी, सेटलमेंट जोग्राफी, इकोनॉमिक जोग्राफी, इसके लिए माजिद हुसैन की एक ह्यूमन जोग्राफी की बुक आती है, सो यू कैन रिफर दैट, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। आप उसको भी एंटायरली रीड नहीं करना है, यू हैव टू रीड इट सिलेक्टिवली एंड अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, so that is the thing. Then apart from this, जो मॉडल्स एंड थ्योरीज वाला टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है पेपर वन का ह्यूमन जोग्राफी में, उसको आप माजिद हुसैन की एक बुक आती है मॉडल्स एंड थ्योरीज, उसमें जो है बहुत अच्छे से सारे मॉडल्स एंड थ्योरीज कवर्ड है, तो आप उनको बिल्कुल देखिए, उससे अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, 1-2 पेज नोट्स बनाइए और उसको उस तरीके से कवर कीजिए। देन कम्स दी पेपर टू। पेपर टू में भी दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट इज़ द फिजिकल जोग्राफी, सेकेंड इज़ द ह्यूमन जोग्राफी। सो फिजिकल जोग्राफी में आपका जो शुरू की जो यूनिट है, फिजिकल सेटिंग, ये मेजरली फिजिकल जोग्राफी से कवर्ड है। इसमें आपको जो अगर आप कोचिंग के नोट्स कर रहे हैं तो वो नहीं, तो अगर एक बुक आती है डी आर खुल्लर की, सो आप खुल्लर की बुक लीजिए, उसमें से टॉपिक्स मैप कीजिए, उनको आप पढ़िए, उनसे आप अपने जो भी आप समझ के नोट्स बनाइए। एंड ज़्यादा आपको लेंदी नोट्स नहीं बनाने हैं, इस तरीके से जो नोट्स बनानी है कि आप उसको एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन मेंस के टाइम पे आप उसे रिवाइज कर सके। सो 1-2 पेज नोट्स मेजरली आपको हर टॉपिक पे बनाना है। देन जो बाकी की जो 9 यूनिट्स हैं और 8 यूनिट्स हैं, आप उनको डी आर खुल्लर से कवर कर सकते हैं, वो काफ़ी कॉम्प्रहेंसिवली कवर्ड है उस बुक में। सो इस तरीके से ये मेरी बुक लिस्ट थी और इसी तरीके से मैंने कवर किया था। मैंने फाउंडेशन कोर्स भी किया हुआ था, तो उसके भी नोट्स थे एंड साथ ही साथ मैंने इन बुक से पढ़ के उनको सप्लीमेंट किया था अपने नोट्स को। ये तो हुई बात हमारे बुक लिस्ट की। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। सो फर्स्ट इज दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ऑप्शनल के लिए, क्योंकि ऑप्शनल का बहुत बड़ा वेटेज होता है हमारे एग्ज़ाम में, मेंस में, और ये बहुत मैटर करता है कि आप ऑप्शनल को कितना अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। सो ऑप्शनल कैन मेजरली डिटरमाइन कि आप रैंक आपकी कितनी आ रही है और आपका सिलेक्शन हो भी रहा है कि नहीं। सो इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप देखिए, लास्ट 2017-18 से लेकर आप 2024 तक के पेपर्स देखिए, और आप मैप कीजिए अपने सिलेबस के साथ कि क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, और जो थीम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिपीट होती हैं। सो आप थीम्स पे गौर कीजिए, जैसे कि अगर मान लीजिए जियोमॉर्फोलॉजी है, जियोमॉर्फोलॉजी में अगर प्लेट टेक्टोनिक्स टॉपिक आया है, आइसोस्टेसी टॉपिक आया है, तो क्या क्या क्वेश्चंस प्रोबेबली यूपीएससी ने खुद पूछे हैं, तो उससे आपको आइडिया लगेगा और आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको एक डायरेक्शन में रख सकेंगे। जैसे अगर आइसोस्टेसी पे क्वेश्चन आया है तो आपको प्रैट की थ्योरी, एरीज की थ्योरी, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। सो आप इनको इस तरीके से करिए। देन अपार्ट फ्रॉम दिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए उनकी, अगर आपके पास टाइम है तो उनको आंसर राइटिंग करिए। जैसे आपका अगर मेजर टॉपिक एक कवर हो गया है, मान लीजिए ओशनोग्राफी का, सो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, उनको सॉल्व करने के ट्राई करिए। देन इससे आपका जो जो भी आपने पढ़ा है वो रिसोर्सेज उसको वो भी रिवाइज होंगे, एंड जो भी आपका आंसर राइटिंग स्किल्स है वो भी थोड़ी शार्पन होंगी। देन apart from this, another question is, ऑप्शनल के लिए कोचिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। सी, अगर ऑप्शनल आपने जो सिलेक्ट किया है वो अगर आपके बैकग्राउंड से मैच होता है, आपने कॉलेज में पढ़ा है या कुछ आपका है उसमें बैकग्राउंड, सो आपको ऑप्शनल की कोचिंग की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आपका उसमें एक बैकग्राउंड नहीं है, आपका उसका उसमें इतना अच्छा बेस या फाउंडेशन नहीं है, सो आप कोई कोचिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से रेफ़र कर सकते हैं, या आप कोई कोचिंग के नोट्स भी ले सकते हैं, अवेलेबल है काफ़ी सारी कोचिंग के नोट्स, तो उससे भी हो जाता है। सो कोचिंग इज़ नॉट अ साइन क्वा नॉन, बट आप कर सकते हैं अगर आपको अगर आपकी बेसिस आपको जो भी डिपेंड कर रहा है आपकी प्रिपरेशन पे, उसके बेसिस पे। देन ऑप्शनल के लिए वन मोर थिंग आई वुड से,
दैट जो भी आपका ऑप्शनल के जो आपने नोट्स बनाए हैं, हर टॉपिक पे आप 1 टू 2 पेज और नोट्स बनाइए, उससे ज़्यादा आप बिल्कुल नहीं बनाइए। उसी में आप अपनी केस स्टडीज़ हैं, आप उसमें अपना जो भी कोचिंग मटेरियल कभी जो पढ़ा है, बुक्स से आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं, उन रिसोर्सेज को एक ही जगह इकट्ठा करके रखिए, उसी जगह कंसोलिडेट करके रखिए। देन अपार्ट फ्रॉम दिस, ऑप्शनल के लिए करंट अफेयर्स जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ज्योग्राफी बीइंग अ वेरी डायनामिक सब्जेक्ट, फिजिकल ज्योग्राफी कहिए या ह्यूमन ज्योग्राफी, आपको करंट अफेयर्स हर जगह काम आएगा यहाँ पर। मेजरली करंट अफेयर्स आपको काम आएगा इसमें एग्जाम्पल्स के लिए, केस स्टडीज़ के लिए, रीजनल मैप्स के लिए, या क्या ट्रेंड चल रहा है। मान लीजिए क्लाइमेट चेंज पे कुछ रिपोर्ट आई है आईयूसीएन की, या जो भी कुछ रिपोर्ट्स आती रहती है यूएन की तरफ से, और इंडिया बेसिस पे नीति आयोग की कोई रिपोर्ट आई है, तो आप इसको बिल्कुल उसको देखते रहिए। करंट अफेयर्स के लिए मेजरली लोग फॉलो करते हैं योजना, कुरुक्षेत्र एंड ज्योग्राफी एंड यू, बट मैंने इनमें से कुछ फॉलो नहीं किया था। मैंने मेजरली जो न्यूज़पेपर्स हैं, द हिंदू एंड एक्सप्लेन्ड पेज ऑफ इंडियन एक्सप्रेस, ये फॉलो किया था। अपार्ट फ्रॉम दिस देर इज़ अ वेरी गुड मैगजीन दैट इज़ नोन एज कॉस्मोस। सो ये मैगज़ीन एक प्राइवेट कोचिंग है, एडुकेमी, ये रिलीज़ करती है। ये फोर्टनाइटली आती है। सो आप इसको रेफ़र करिए, इसमें बहुत अच्छे से टॉपिक सेग्रीगेटेड दिए हुए हैं, एंड इसमें आपको एमसीक्यूज़ भी मिल जाएँगे, केस स्टडीज़ भी मिल जाएँगी, प्लेसेस इन न्यूज़ क्या है वो भी मिल जाएँगी। सो आप कॉस्मोस को रेफ़र कर सकते हैं, वो एक होलिस्टिक एक सॉल्यूशन है आपके पास। देन करंट अफ़ेयर्स में आप ये देखिए कि करंट अफ़ेयर्स में आपको सिलेबस से क्या चीज़ें लिंक हो रही हैं। मान लीजिए जैसे 2023 में दिल्ली में फ्लड्स आए थे। सो फ्लड्स का कारण क्या था? अगर आपसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछता है तो आप करंट अफेयर्स का लिंकेजेस यूज़ करके आप उस चीज़ को डालिए कि दिल्ली का मास्टर प्लान जो है वो काफ़ी पुराना हो गया था, उस टाइम न्यूज़ में काफ़ी चल रहा था। देन चोकिंग ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम बिकॉज़ ऑफ द प्लास्टिक पॉल्यूशन। सो आप इस तरीके से जो सिलेबस के कीवर्ड्स हैं और करंट अफेयर्स हैं उनको लिंक करते हुए आप अपने आंसर्स को एनहांस करिए। सो दिस इज़ द मेजर थिंग जो आपको करंट अफेयर्स के लिए करनी है। करंट अफेयर्स के लिए आप जो भी केस स्टडीज़ मिलती हैं, आपको एग्जांपल्स मिलते हैं, मैंने ये किया था कि मैंने अपनी डायरी में एक नोट करके रख लिया था, एंड विथ टाइम मैं उसे रिवाइज़ करती रहती थी, एंड उसे इम्प्रोवाइज़ करके उसे ही एग्जांपल्स और आंसर्स अपने यूज़ करती थी। देन अनदर थिंग इज़ दैट विथ रिस्पेक्ट टू द आंसर राइटिंग, मेजरली आंसर राइटिंग ऑप्शनल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जीएस के कंपैरिजन में ऑप्शनल की आंसर राइटिंग थोड़ी डिफरेंट होती है। सो इसमें कुछ टाइप्स होते हैं ऑप्शनल की आंसर राइटिंग के, जैसे कि हम इसमें भी इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन लिखते हैं। अ, तो इसमें भी आप जैसे मान लीजिए आपने अपना कोई कोई भी क्वेश्चन उठाया, सो इसमें आपने लिखा है जो भी क्वेश्चन है उसके बेसिस पे आप अपना इंट्रोडक्शन लिखिए। इंट्रोडक्शन भी कई टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे आपने डेफिनेशन दे दी, अ, या अगर मान लीजिए कोई करंट अफेयर्स में कुछ आया है उससे रिलेटेड न्यूज़ करंट रिसेंटली, सो आप उसको ऐड कर दीजिए। अपार्ट फ्रॉम दिस कोई डेटा है आपके पास, या कोई अच्छी कोई रिपोर्ट है, या कोई अच्छी जोग्राफर ने कुछ कहा है उससे रिलेटेड, तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप कुछ टाइप्स हैं इंट्रोज के। इंट्रो के बाद आप एक चीज़ करिए आंसर राइटिंग में कि आप एक डायग्राम ऐड कीजिए। डायग्राम हो सकता है या कोई मैप हो सकता है, उसे ऐड करिए। इससे आपका आंसर जो है वो मोनोटोनस नहीं लगता है कि आप बिल्कुल थ्योरी थ्योरी लिख रहे हैं एंड देयर इज़ नो प्रैक्टिकलिटी, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो आप डायग्राम ऐड कीजिए, कोई भी फ्लो चार्ट ऐड कर सकते हैं, या कोई भी जो आपके पास है मैप वगैरह वो ऐड करिए उसके रिलेटेड। देन फॉर एग्जांपल जो मैं फ्लड का ही आपको बता रही थी, तो उसमें अगर मान लीजिए क्वेश्चन आया है कि इंडिया में फ्लड की प्रॉब्लम्स क्यों है, रीजंस पूछा है, सो आप इंट्रोडक्शन में डाल दीजिए फ्लड से रिलेटेड कुछ मेजर डेटा कि 12% एरिया जो है इंडिया का वो मेजरली फ्लड से अफेक्टेड है, एंड इसी तरीके से जो भी है आप डालिए, एंड उसको आप ज्योग्राफी से लिंक कर सकते हैं, ज्योग्राफिकल टॉपिक से। फिर आप सेकेंडली जो मैं मैप बता रही थी वो मैप बना सकते हैं। आप एक इंडिया का एंटायर मैप बनाइए, उसमें आप लोकेट कीजिए कि कौन-कौन सी प्लेसेस हैं जहाँ पर रिसेंट में फ्लड्स आए हैं। तो जैसे हैदराबाद का फ्लड्स रिसेंट में न्यूज़ में था, बेंगलुरु का फ्लड्स था, दिल्ली के फ्लड्स थे,
देन कोलकाता में काफ़ी ज़्यादा एयरपोर्ट भी इनंडेट हो गया था। तो आप ऐसा करके वो कुछ पॉइंट्स आप लोकेट करिए, उसको अच्छे से लेबल करिए कि ये जगह है जहाँ पर फ्लड्स से अफेक्टेड है, और हो सके तो आप ब्रैकेट में उनका रीज़न भी लिख दीजिए कि यहाँ फ्लड्स क्यों आए हैं। सो इस तरीके से आपका आंसर एक कॉम्प्रहेंसिव लगेगा। सो ऑप्शनल में आपको थोड़ी क्रिएटिविटी लानी होगी। देन आप जब आपका डायग्राम कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आप सब हेडिंग पे आइए। अगर क्वेश्चन 10 मार्कर है तो आपके पास मेजरली 2 ही सब हेड्स हो सकते हैं। सो आप उनको उसी तरीके से एड्रेस करिए। मेरा मानना ये है कि आप पॉइंट्स में आंसर लिखें, ज़्यादा बेटर है, और बहुत ज़्यादा पॉइंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शनल जो है वो थोड़ा डेप्थ मांगता है आपसे। सो ऑप्शनल को आप 2 to 3 पॉइंट्स भी लिख रहे हैं अगर आप हर सब पार्ट में, और उसके साथ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, सो दैट इज़ मोर देन इनफ। ये बहुत अच्छा है, एंड इसको कंटिन्यू करिए आप हर आंसर्स में। देन वैसे ही आप सेकंड सब पार्ट लिखिए, उसको एक बॉक्स बनाइए, फिर आप उसके बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास वो लिखिए, एंड देन कंक्लूड इट। कंक्लूजन में आपको हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना है, ये तो आपको पता ही है, एंड ज़्यादा अच्छा है कि हम कोई करंट अफेयर से लिंकेजेस करें। जैसे मान लीजिए कोई एसडीजी गोल्स हैं उसके साथ करिए, या ज्योग्राफी की कुछ थ्योरीज हैं उनके साथ कर सकते हैं, पर्सपेक्टिव्स का यूज़ कर सकते हैं। कोई चीज़ अगर है तो हम उसमें पॉसिबिलिज्म, प्रोबेबिलिज्म, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, इकोसेंट्रिक अप्रोच, इस तरीके से काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, तो आप इनको लिंक करके अपना कंक्लूजन कर सकते हैं। सिमिलरली आंसर राइटिंग में एक और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अ, जो 10 मार्कर क्वेश्चन होते हैं इनको आप 7 मिनट्स में करिए। 15 मार्कर क्वेश्चंस को अप्रॉक्सीमेटली 11 मिनट्स में करिए, और जो 20 मार्कर होते हैं 3 क्वेश्चंस, आप इनको 14 मिनट्स अप्रॉक्स इनको करिए। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करिए, जो टेस्ट देंगे आप उसमें इन चीज़ों को आप लाइए एंड प्रैक्टिस करिए अपना रिविजन के साथ। प्रैक्टिस करके आप बिल्कुल इस टाइम पे कंप्लीट कर सकते हैं अपना एंटायर पेपर। देन आंसर राइटिंग, in the answer writing, one more thing I would like to tell that फिजिकल जोग्राफी में मेजरली जो है आपका पोर्शन, उसमें फिजिकल जोग्राफी में जो है वो मेजरली है कि आप अपने आंसर्स में डायग्राम कितना डाल रहे हैं, आपके जो आंसर्स है उनमें एग्जांपल्स कितने हैं, आप रीसेंट के एग्जांपल्स डाल रहे हैं कि नहीं, आप पेपर 2 के साथ उसको कितना लिंक कर रहे हैं। ये इंटरलिंकेजेस जो है आंसर राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप धीरे धीरे अपने जो टॉपिक्स है या अपना सिलेबस है मेजरली कवर कर लेंगे, तो आपको ये स्किल जो है धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगी कि कैसे हमें इंटरलिंकेजेस करना है। आप विद इन पेपर भी आप इंटरलिंकेज कर सकते हैं। जैसे पेपर 1 में कोई टॉपिक दिया है तो उसके साथ इंटरलिंक करिए, और अगर मान लीजिए पेपर 2 से भी कुछ चीज़ आ रही है तो आप उसको बिल्कुल इंक्लूड करिए। एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप ये ध्यान रखिए कि आप वर्ल्ड स्पेसिफिक ज़्यादा एग्जांपल्स दे रहे हैं बजाय कि आप इंडिया स्पेसिफिक दें। सो आप जब कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो आप बिल्कुल नेट पे सर्च करिए, चैट जीपीटी का बिल्कुल यूज़ करिए कि क्या टॉपिक्स हो सकते हैं, उनका क्या आ सकता है, तो आप इस तरीके से करिए। देन ह्यूमन ज्योग्राफी में सिमिलरली वही है कि आपको मैप्स का यूज़ करना है, कि रीजनल केस स्टडीज़ यूज़ करनी है, एंड स्पेशली इन पेपर 2 जिसमें इंडिया पार्ट है उसमें आपको केस स्टडीज़ काफ़ी ज़्यादा यूज़ करनी हो सकती है, एंड उसमें भी आपको इंटरलिंकेजेस करना होगा पेपर 1 से, स्पेशली पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी, इससे आप इंटरलिंक करिए। एंड अभी मैं आपको एक क्वेश्चन भी बताऊंगी जो लास्ट ईयर अभी आया था मेंस में, उसके बेसिस पे आपको समझ में आएगा कि कैसे इंटरलिंकेजेस करने हैं आपको। देन रीजनल केस स्टडीज डालिए आप। जैसे रीजनल मैप्स हैं वो डालिए, बजाय कि आप पूरा मैप इंडिया का मैप बनाने के, आपको एक रीजन ले लीजिए, एक स्टेट ले लीजिए, उसके बेसिस पे आप मैप बनाकर उसमें एक्सप्लेन करिए। केस स्टडीज़ में भी आपको ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि आप बहुत नेगेटिव केस स्टडीज़ ना लें, या केस स्टडीज़ आप किसी सॉल्यूशन बेसिस पे ले सकते हैं। जैसे कि केस स्टडीज़ में आपने स्पॉन सिटी का मॉडल बता दिया चाइना का, और उसमें कुछ मैप्स बता दिए। सो इस तरीके से आप अपनी केस स्टडीज़ को रख सकते हैं, और इंटरलिंकेजेस तो है ही जो आपको मेजरली करना होगा दोनों पेपर्स में। देन एक और एक टॉपिक है प्लेसेस इन न्यूज़, जो आपको करना होगा, क्योंकि पेपर 2 जो इंडिया वाला पार्ट होता है उसमें आपको अप्रॉक्सीमेटली 10 प्लेसेस दी होती हैं जो आपको मैप में लोकेट करनी होती हैं।
सो इसके लिए मैंने ये किया था कि कॉस्मॉस में ही प्लेसेस इन न्यूज़ एक टॉपिक है, उसमें फोर्टनाइटली या वीकली वो 5 to 6 सिटीज़ देते हैं या कोई भी प्लेसेस जो भी न्यूज़ में रही हैं, सो आप उनको पढ़िए एंड उसके नोट्स बना सकते हैं या उसको हाईलाइट करके रख सकते हैं आप लास्ट रिविजन के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो पीवाईक्यूज में जो प्लेसेस आई हैं उनको बहुत अच्छे से करिए, उनको आप देखिए, उनको रिवाइज करिए, ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा क्योंकि मेजरली ये देखा गया है कि काफ़ी सारे जो प्लेसेस इन न्यूज़ या जो सिटीज़ हैं वो रिपीट होती हैं। सो इससे आपके अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 जो एंट्रीज़ है वो आपकी सही हो जाएंगी। सो दिस इज़ द मेजर थिंग जो ऑप्शनल के लिए आपको करनी होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब मेंस का टाइम आ रहा होता है सो आपको टेस्ट्स भी लगाने होते हैं। सो आई वुड से अ थिंग कि आप टेस्ट्स पे बहुत ज़्यादा रिलाय मत करिए। टेस्ट सीरीज़ आई नो दैट कि वो एसेंशियल है, आपको करना होगा टाइम मैनेजमेंट देखने के लिए, आपकी प्रिपरेशन लेवल देखने के लिए। बट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं दे आर द गाइडिंग लाइट, जो आपको बताएंगे कि आपका क्या पाथ होना चाहिए। सो आप सेक्शनल टेस्ट ज़्यादा दें। सेक्शनल टेस्ट जो हैं वो 7 to 8 दे सकते हैं एंड जो आपके फुल लेंथ टेस्ट हैं वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही लास्ट 2-3 साल के पेपर दे दीजिए। सो अप्रॉक्सीमेटली 4 to 6 एफएलटीज हो जाएंगे आपके। और या अगर आप कोई कोचिंग में कर रहे हैं सो दैट इज़ ऑल्सो फीजिबल, आपको जैसा लगे वो कर सकते हैं। टेस्ट देना है तो टेस्ट के बाद आप जो मॉडल आंसर्स आते हैं और मॉडल आंसर्स के जो भी चीज़ें आती हैं, एग्जाम्पल्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट है क्लैरिटी के लिए, सो आप उनको बिल्कुल देखिए एंड उसको आप हाईलाइट करके रख सकते हैं या अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। उस तरीके से आप टेस्ट को लीजिए एंड टेस्ट को मेजरली आप टाइम मैनेजमेंट के लिए देखें। अपार्ट फ्रॉम दैट, सम मोर क्वेश्चंस जो मुझे मिले हैं तो मैं उनको बताती हूँ। टेस्ट सीरीज का तो मैंने बता दिया है। ऑप्शनल के लिए डेली कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए? सो फॉर ऑप्शनल आई वुड से दैट हाफ ऑफ द डे वट एवर आवर्स यू आर स्टडिंग, आप हाफ ऑफ द डे ऑप्शनल के लिए रखिए। बिकॉज ऑप्शनल जो है वो काफ़ी टाइम मांगता है, काफ़ी उसमें नॉलेज आपको, कंटेंट आपको इकट्ठा करना होता है। सो अगर आप मान लीजिए 8 आवर्स कर रहे हैं सो आई वुड से कि आप 4 आवर्स अपने जीएस और दूसरे सब्जेक्ट्स को दीजिए और 4 आवर्स आप अपने ऑप्शनल को दीजिए। सो मेजरली आप हाफ ऑफ द डे आप अपने ऑप्शनल को रखिए। ऑप्शनल के लिए टाइम टेबल कैसे बनाएं? सी मेजरली ऑप्शनल जो है क्योंकि ज्योग्राफी थोड़ा बड़ा है दूसरे सब्जेक्ट से, सो मेजरली ऑप्शनल के लिए आप ये करिए, टाइम टेबल जब आप बना रहे हो सो पेपर 1 की जो फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है एंड पेपर 2 का इंडिया पर्सपेक्टिव का जो फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, आप उनको एक साथ प्रिपेयर करिए। उसी तरीके से आप अपना टाइम टेबल बनाएं। जैसे मान लीजिए अगर आपने जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ा है, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ लिया है, ओशनोग्राफी पढ़ लिया है, तो उसके बाद आप फिजिकल सेटिंग वाला जो टॉपिक है इंडिया पर्सपेक्टिव वाला वो करिए। सो इससे ये होगा कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी, आप इंटरलिंकेजेस बहुत अच्छे से कर पाएंगे अपने टॉपिक्स के बीच में एंड आपको टाइम भी कम लगेगा। सो आपका जो रिविजन का टाइम है वो भी रिड्यूस हो जाएगा एंड आपकी जो एफिशिएंसी है वो भी इन टर्न बढ़ेगी। सिमिलरली जो टॉपिक्स हैं पेपर 1 में जो ह्यूमन ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं और पेपर 2 के जो ह्यूमन ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं, आप उनको एक साथ प्रिपेयर करिए। जैसे मान लीजिए आपने पॉपुलेशन ज्योग्राफी एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी पढ़ा है अगर आपने पेपर 1 में, सो आप इसके बाद सिमिलरली जंप कीजिए पेपर 2 में। पेपर 2 में भी सिमिलर थिंग है, कल्चरल सेटिंग्स हैं एंड पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट, माइग्रेशन, ये टॉपिक्स को कवर कीजिए। सो सिमिलरली इसी तरीके से जब आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें फेमाइंस है, एनर्जी सिक्योरिटी है, ये सब टॉपिक्स पढ़ेंगे, फूड क्राइसिस है, ये सब पढ़ेंगे। तो उसके बाद आप पेपर 2 का जो टॉपिक्स हैं, मिसलेनियस में कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, लैंड डिग्रेडेशन से रिलेटेड है और डेजर्टिफिकेशन है और सिमिलर थिंग्स इंडिया इंडिया पर्सपेक्टिव से है, आप उनको साथ में करिए। फिर सिमिलरली जो पेपर 1 का जो टॉपिक है रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, जब आप इसको कंप्लीट कर रहे हो तो इसके बाद आप सीधे पेपर 2 के जो रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग वाला टॉपिक है इसको कवर कीजिए। इस तरीके से जब आप इंटरलिंकेजेस करके अपना सिलेबस को रिवाइज करेंगे तो आप
आपका जो सोचने का होराइज़न है, वो अपने आप बढ़ेगा। एंड ज्योग्राफी में यही आपको चाहिए होता है, वरना आप जीएस जैसे बिल्कुल आंसर्स लिखेंगे। सो इंटरलिंकेजेस जो है आपको बिल्कुल करना होगा इस तरीके से आप पढ़िए, तो आपको टाइम टेबल इसी तरीके से आपको बनाना होगा। ऑप्शनल के लिए नोट्स बनाने चाहिए या नहीं? सो ऑप्शनल के लिए आप बिल्कुल नोट्स बनाइए, क्योंकि आपको मेंस के टाइम पे काफ़ी काफ़ी कम टाइम होता है जिसमें आपको पूरा सिलेबस कवर करना होता है। सो जब तक आप खुद के हैंडमेड नोट्स या आपके डिजिटल नोट्स नहीं बनाएँगे, सो यू वोंट बी एबल टू कवर द सिलेबस एंटायरली एंड दिस विल अफेक्ट योर मार्क्स। सो आप बिल्कुल हैंडमेड नोट्स बनाइए, 1 टू 2 पेज नोट्स बनाइए। एंड जो मैंने आपको बताया है पीवाईक्यूज़ से आप थीम देखते हुए अपना जो प्रिपरेशन है उसको अलाइन्ड रखिए। एंड कोई न्यू चीज़ आ रही है तो आप उसको अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। इस तरीके से आप अपना टॉपिक्स करिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, नोट्स बनाते समय आप एक और एक चीज़ ध्यान में रखिए कि आप अपने रेडीमेड इंट्रोज एंड कंक्लूजन्स बना सकते हैं। जैसे कि अगर कोई टॉपिक है आपका रिमलैंड थ्योरी से रिलेटेड, तो आप उसका पहले से आप उसमें अपना इंट्रोडक्शन बना के रख सकते हैं और कंक्लूजन बना के रख सकते हैं। मैंने बनाया है, अगर फिजिबल होगा सो आई विल अटैच दिस इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अगर होगा तो। सो उसके हिसाब से आप देख कर अपने इंट्रोज एंड कंक्लूजन्स बना सकते हैं। जब आपकी प्रिपरेशन एक लेवल पे पहुंच जाए कि आपने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, आपने कुछ टेस्ट भी दे दिए हैं, आपको एक नॉलेज नॉलेज बेसिस पे आप गेन कर चुके हैं कि आपको ज्योग्राफी में क्या करना है। सो आप ये कर सकते हैं कि जो टॉपिक्स हैं उनके कीवर्ड स्पेसिफिक नोट्स बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ बताऊंगी। फॉर एग्जांपल, इन एग्रीकल्चर में मान लीजिए आपने पढ़ा है, आपने सारी चीज़ें कवर की हैं, उसके बाद आप अपने जो कुछ कीवर्ड्स या पॉइंटर्स बना सकते हैं, जो आप डेलिबरेटली अपने आंसर्स में डालिए। ये आपके आंसर्स को थोड़ा ज्योग्राफिकल बनाएगा। एंड ये आपके आंसर्स जो है, क्योंकि जीएस टू में काफ़ी ज़्यादा जीएस ओरिएंटेड क्वेश्चंस आते हैं, सो उसके आंसर्स आप जीएस से हट के ऑप्शनल जैसे कैसे लिखें, इसके लिए आपको ये कीवर्ड्स जगह जगह पर डालना होगा, जहाँ सूटेबल हो। ऐसा नहीं कि कहीं भी आप डाल रहे हैं, जहाँ सूटेबल हो वहाँ पर इन टॉपिक्स को डालिए। जैसे एग्रीकल्चर में मान लीजिए आपको टॉपिक आया है, तो आप एग्रीकल्चर में आप एग्रीकल्चरल रीजनलाइजेशन टॉपिक से लिंक करिए। आप एग्रो एग्रो इकोलॉजिकल रीजनलाइजेशन डालिए। सोल्यूशन में मान लीजिए आपके पास कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप एग्रो इकोलॉजिकल रीजनलाइजेशन से कंक्लूड करिए। देन उसमें टॉपिक्स है लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन एंड क्रॉप इंटेंसिटी। तो ये सारे कीवर्ड्स में आप यूज़ करिए। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है, वाटर स्मार्ट प्रैक्टिसेस हैं, एंड ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है। तो इन सब टॉपिक्स को आप ऐसे नोट करके रख लीजिए पेपर वाइज, और आप उनको रिवाइज करते हुए उनको अपने आंसर्स में डेलिबरेटली डालिए। सो दिस विल मेक आपके जो आंसर्स हैं वो मोर जोग्राफिकल। सो स्टूडेंट्स का ये बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि जोग्राफिकल कैसे बनाएं, तो इस तरीके से आप अपने आंसर्स को, इसमें इंटरलिंकेजेस भी हो जाएगा एंड आप अपने जो कीवर्ड्स हैं वो भी ला पाओगे। सो इन दिस वे आप अपना जो भी आपने पढ़ा है सेल्फ स्टडी से या जो भी कोचिंग के नोट्स हैं उनमें से आप अपने इन टॉपिक्स को रिकवर कर सकते हैं। देन ऑप्शनल में कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है, दिस इज द क्वेश्चन। सो ऑप्शनल में आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है कि आप कोई भी टॉपिक छोड़ें। कोई भी टॉपिक आपको ऑप्शनल का नहीं छोड़ना है। आप मेजरली जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी आपको कीवर्ड्स दिए हुए हैं, आप उनको पूरे तरीके से कवर करिए और सारों के आप बिल्कुल नोट्स बनाइए, हैंड रिटन नोट्स, 1 to 2 पेज नोट्स बनाइए। एंड नेवर इग्नोर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। जिस तरीके से जैसे प्रीलिम्स में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हेल्प लेते हुए हम अपना सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस, उसी तरीके से मेंस में और खासकर ऑप्शनल में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव द नैग ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए बिल्कुल। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप 3 आवर्स में सॉल्व भी कर सकते हैं। एंड
वन मोर थिंग इज दैट नेवर ओवरडू एनीथिंग। आप बहुत ज़्यादा कुछ लोग पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, सो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। आप किसी भी चीज़ को ओवरडू ना करें ऑप्शनल में। हर चीज़ का एक बैलेंस बनाते हुए करिए। आप देखिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपका ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग है क्या, कि फिजिकल ज्योग्राफी का। उस तरीके से आप अपने क्वेश्चन सिलेक्ट करिए और उस हिसाब से आप अपने आंसर्स दीजिए। सो ये मेजरली स्ट्रैटेजी है ऑप्शनल की। अपार्ट फ्रॉम दिस आई वुड लाइक टू डिस्कस अ क्वेश्चन जिससे आपको समझ में आए कि इंटरलिंकेजेस हमें कैसे करने हैं। सो ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ था दैट what are the process of formation of conurbations and in India and describe their problems। so इस क्वेश्चन को अगर जीएस में आएगा तो ये इसकी अप्रोच काफ़ी अलग होगी, एंड सिमिलरली ऑप्शनल में आएगा सो द अप्रोच वुड बी एंटायरली डिफरेंट। सो आपको ये करना है कि अ, ये करना है आपको कि पहले तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कॉनरवेशन की। कॉनरवेशन की आप डेफिनेशन लिखिए। देन मेजरली जब डेफिनेशन आपकी कंप्लीट हो जाए, सो द सेकेंड पार्ट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉनरवेशन। अगर आपके पास कोई फ्लो चार्ट है, डायग्राम है, तो आप बिल्कुल डेफिनेशन के बाद और इंट्रो के बाद इंक्लूड करिए। इफ नॉट देन कम डायरेक्टली टू द क्वेश्चन जो एड्रेस करने बोल रहा है। सो व्हाट आर द प्रोसेसेस, सो प्रोसेस क्या है आप वो लिखिए उसके बारे में। जैसे देर आर मेनी प्रोसेस एंड देर आर मेनी फैक्टर्स जो कॉनरवेशन को डेवलप करते हैं। जैसे इसमें आप लिख सकते हैं कि रूरल अर्बन फ्रिंज जो है वो एक्सपैंड हो रही हैं, and because of expansion the transportation links have also been expanding and this lead to development of conurbation। आप इसमें एग्जांपल दे सकते हैं जैसे बिहार में पटना कॉनरवेशन है, सो आप इसका एग्जांपल दे दीजिए। then the government policies have also been expediting the development of conurbations, for example the PM Gati Shakti infrastructure development। so इससे आपका जो कॉनरवेशंस हैं वो डेवलप होते हैं, सिटीज़ जो है वो लिंक होने लगती हैं। सिटीज़ जो दूर दूर रहा करती थी वो सिटीज़ अब काफ़ी ज़्यादा फंक्शनली पास आने लगती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आप ग्रोथ पोल थ्योरी जो है उसको यूज़ कर सकते हैं कि कुछ सिटीज़ जो है वो डेवलप होती हैं, डेवलप होते होते वो अपने पेरिफेरल एरियाज को भी डेवलप करते हुए तो वो एक मेजरली एक डेवलपमेंट एरिया जो है उसको डेवलप करती हैं। सो आप ग्रोथ पोल थ्योरी को ऐड कर सकते हैं। देन अपार्ट फ्रॉम दिस ये सब चीज़ें हैं। आप इस तरीके से जो इंटरलिंकेजेस में कह रही थी वो इस तरीके से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने आंसर्स में। सो ये आपके आंसर्स को जोग्राफिकल बनाएंगी। देयर इज ऑल्सो वन मोर थ्योरी, गुनार मिर्दाल की क्यूमुलेटिव कॉजेशन थ्योरी। सो ये भी आप इसको ऐड कर सकते हैं इसमें। सो नेक्स्ट पार्ट है, जब अगर आपको एग्जांपल्स मिल रहे तो एग्जांपल्स डालिए। कोई केस स्टडीज मिल रही है, आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा की एक कॉनरवेशन है, वो डाल दीजिए। देन सेकेंड पार्ट पे आइए। सेकेंड पार्ट है कि प्रॉब्लम्स क्या हैं। प्रॉब्लम्स क्या है कॉनरवेशन में, अगर आपने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ा होगा तो मेजर प्रॉब्लम है माइग्रेशन की। इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा होता है माइग्रेशन का, एंड देर इज़ अ लार्ज रूरल टर्नओवर ऑफ माइग्रेशन। रूरल एरिया से काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं। सो दिस अफेक्ट्स द रिसोर्सेज, जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उन पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन होता है। सो इसमें आप लिंक कर सकते हैं जो फेमाइंस हैं उनको लिंक कर सकते हैं, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। एंड इसको लिंक करते हुए आप जो माल्थूसियन थ्योरी है जो आप पॉपुलेशन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, उसको आप लिखिए ब्रैकेट में कि कैसे उसने प्रिवेंटिव चेक्स बताया था, पॉजिटिव चेक्स बताया था, पॉजिटिव चेक्स से फेमाइंस हो रहे होते हैं। एंड तो इस तरीके से आप पॉपुलेशन को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी एक आपका डाइवर्स आंसर बनाता है। प्रॉब्लम्स में आप सेकेंडली ऐड कर सकते हैं स्लम्स एंड स्क्वाटर सेटलमेंट्स डेवलप हो जाती हैं कॉनरवेशन के कारण, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग आने लगते हैं। देन पोल्यूशन के बारे में बता सकते हैं आप कि कैसे पोल्यूशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड होने लगता है। वाटर पोल्यूशन, वाटर का इंटेक बढ़ जाता है एंड इन टर्न ग्राउंड वाटर को अफेक्ट करता है। इसमें आप एग्जांपल्स डाल सकते हैं, जैसे बैंगलोर का आप जो वाटर क्राइसिस था 2024 का और 2023 में। सो आप इसमें एक रीजनल मैप डाल सकते हैं कि किन एरियाज़ में वाटर जो डिप्लीशन है वो हो रहा था बेंगलुरु में। इस तरीके से आप एक केस स्टडी भी डाल देंगे। सो इस तरीके से आप अपने जो ऑप्शनल के जो आंसर्स हैं उनको
इंटरलिंकेजेस करके बनाइए जो टॉपिक्स दिए हुए हैं ऑप्शनल के सिलेबस में उससे, और जो भी आपको आपने जो पढ़ा है उस नॉलेज के बेसिस पे। देन फिर आप कंक्लूड कीजिए। कंक्लूजन के पहले आप एक और एक चीज़ कर सकते हैं, आप कोई वे अहेड या सोल्यूशन दे सकते हैं कि कॉन्वर्सेशंस को कैसे डेवलप किया जाए। सो इंटरलिंकेजेस जो मैं कह रही थी इसमें फिर आएगा, जैसे आप रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग की जो हॉरिजॉन्टल यूनिटी है, आप इनको इंक्लूड करिए अपने आंसर्स में। तो इससे एक इक्विटेबल डेवलपमेंट होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। देन आप इसमें स्टेप्ड माइग्रेशन का एक प्रोसेस डाल सकते हैं, स्टेप्ड माइग्रेशन होना चाहिए। तो इसमें आपको टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ को डेवलप करना होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस को डेवलप करना होगा ताकि जो कॉन्वर्बेशन है वो नेगेटिवली अफेक्ट ना करे। आप सोशल कैपिटल का इंक्लूड कर सकते हैं अपने आंसर्स में। तो इस तरीके से आप अपने आंसर्स को जोग्राफिकल बना सकते हैं, एंड दिस विल हेल्प यू फेच मोर मार्क्स दैन अदर्स। जो दूसरे नहीं करते हैं वो आप करेंगे, सो मेजरली आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। देन इसके बाद आप सॉल्यूशन लिख दीजिए जो भी आपको सूटेबल लगता है, जो आपने सॉल्यूशंस आपने कंक्लूजन बनाए हुए हैं पहले से, या इंट्रो कंक्लूजन्स, उसको देखकर आप अपने कंक्लूड करिए। सो मेजरली इससे आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको ऑप्शनल की आंसर राइटिंग भी करते हैं। देन अब आपके कुछ अगर क्वेश्चंस होंगे तो वो मैं ले लेती हूँ। Ma'am, I had personally liked sociology, but many of people told that this subject syllabus vast and difficult to score good marks. So आप ये देखिए कि आपको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा आप बेटर कर सकते हैं। आप दूसरों की राय में उतना ज़्यादा ना आए। आप अपना जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं उनको देखिए। जीएस जब आप पढ़ते हैं तो आपको ज्योग्राफी कैसा लगता है, या आपको सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट है। सो आप इस तरीके से देख के आप अपना ऑप्शनल सिलेक्ट कीजिए। ऑप्शनल को नेग्लेक्ट नहीं करना है कि ऑप्शनल क्योंकि काफ़ी एक मेजर चंक ऑफ मार्क्स आते हैं इससे, तो आप बिल्कुल देख समझ के धीरे से आप अपने ग्रेजुअली अपना ऑप्शनल का सिलेक्शन कीजिए। वेयर डिड यू कंप्लीट ऑप्शनल फाउंडेशन? मैंने अपना ऑप्शनल फाउंडेशन 2020 में शब्बीर सर से किया था। मेजरली मैंने उनके नोट्स जो है फॉलो किए थे और उन्हीं में अपना ऐड किया था बुक से पढ़कर। सो आप किसी भी कोचिंग से कर सकते हैं। आई एम नॉट एंडोर्सिंग एनीवन। आपको जो बेटर लग रहा है आप वो करिए। ज्योग्राफी में पीवाईक्यू रिपीट होते हैं क्या? सो ज्योग्राफी में एंटायरली जो पीवाईक्यू है वो एग्जैक्टली तो रिपीट नहीं होगा, बट थीम और टॉपिक जो है वो बिल्कुल रिपीट होती है। आप पास्ट ट्रेंड्स देखिएगा तो इसमें काफ़ी सारे जो पोर्शंस है वो रिपीट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ओशनोग्राफी में आपको बॉटम रिलीफ है, बॉटम रिलीफ पूछा है ओशनिक अलग अलग ओशंस का। सो उसने अटलांटिक ओशन पूछा है यूपीएससी ने, पैसिफिक ओशन का पूछा है, इंडियन ओशन का पूछा है। सो मेजरली अगले साल आपको आर्कटिक ओशन का पूछ सकता है। सो इस तरीके से आप अपने टॉपिक्स को कवर करिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी में मैप बनाना कंपलसरी होता है क्या मैम? सी ज्योग्राफी में आप जब तक मैप्स नहीं बनाएंगे तो आप वो ज्योग्राफिकल आपको लगेगा नहीं आपका आंसर्स। तो अगर आपके पास मैप है तो मैप बिल्कुल बनाइए। बट अगर आपके पास मैप नहीं है तो आप कोई डायग्राम बना सकते हैं, आप कोई फ्लो चार्ट बना सकते हैं, आप अपना थोड़ा क्रिएटिविटी लाकर बिल्कुल बना सकते हैं। मेजरली हो सके तो आप रीजनल मैप्स बनाइए, जो आपका रीजन स्पेसिफिक मैप्स है। जैसे मान लीजिए आपने बनाया है मैंग्रोव से रिलेटेड, तो आप मैंग्रोव्स में आप सुंदरबन एरिया का एंटायरली बना लीजिए, बजाय कि आप पूरा इंडिया का बना रहे हैं। आप सुंदरबन एरिया का दिखा दीजिए कि कैसे वहाँ पर सिटीजन पार्टिसिपेशन के द्वारा या जो है मतलब सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आप ये सब चीज़ें इस तरीके से बता सकते हैं। मैम, मुझे हकलाहट की प्रॉब्लम है, क्या इंटरव्यू में प्रॉब्लम होगी? सी इंटरव्यू में ये नहीं देखा जाता है कि आपका बोलने में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है। अगर आप अपने व्यूज़ को अच्छे से इफेक्टिवली एड्रेस कर पा रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आप इसका टेंशन ना लें। आप अभी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिए।
ज्योग्राफी सिलेबस कैसे कवर करें ये मैंने बताया है, रविंद्र। सो यू कैन सी दी पीछे का जो पार्ट है वहाँ। ज्योग्राफी वैल्यू एडिशन कौन से सोर्सेज से करना है, वही मैंने बताया। अगर ज्योग्राफी की आपने कोई कोचिंग किया है तो उससे वैल्यू एडिशन काफ़ी सारा हो जाता है। कुछ एनरिचमेंट कोर्सेज भी होते हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। देन करंट अफेयर्स जो है वो एक मेजर पार्ट है जिससे आपका वैल्यू एडिशन होता है। आप जो मैंने कॉस्मॉस मैगजीन बताई है वो मेजरली वो कवर करती है। एंड आप कोई मैगजीन कवर कर सकते हैं, जैसे मंथली मैगजीन आती हैं डिफरेंट कोचिंग्स की, आप कोई भी एक कोचिंग की फॉलो करके उसको करिए। मैम लिखने में थंब एंड फिंगर पे स्वेलिंग आ जाती है, आपने ऐसे कुछ फेस किया है यूजिंग V5 पेन? सी आपको 3 घंटे लगातार लिखना होगा, देन गैप के बाद आपको फिर 3 घंटे लिखना है। सो दिस इज़ नॉर्मल प्रॉब्लम, ये हर एस्पिरेंट फेस करता है। बट आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो इतनी ज़्यादा आपको अफेक्ट नहीं करेगी। आप पेन रिमूवल जो क्रीम आते हैं, ऑइंटमेंट आते हैं या स्प्रेज आते हैं, वो उनको यूज़ करिए। एंड अपनी पेन को देखिए कि आप कौन सी पेन यूज़ कर रहे हैं। आप जो भी पेन अपने एग्जाम में ले जाना चाहते हैं उसी पेन से आप प्रैक्टिस करिए। सो इससे जो है आपका जो स्वेलिंग है, पेन का जो प्रॉब्लम है ये आपकी कम होगी। हिंदी मीडियम से ऑप्शनल लेना सही होगा? सी हिंदी मीडियम का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, बिकॉज आई एम एन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। सो आप ये किसी और से पूछ सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन जो है। मैम मेरा ग्रेजुएशन हिंदी मीडियम था, इंग्लिश मीडियम में स्विच करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। राधिका, आई वुड से दैट आपका अगर ग्रेजुएशन हिंदी में था सो स्विचिंग टू इंग्लिश थोड़ा आपको शुरू में प्रॉब्लम हो सकती है, बट ये इम्पॉसिबल नहीं है कि आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप कर सकते हो, सो यू कैन डू। आप अपना एक टाइम लेके देख लीजिए, 1 1 to 2 मंथ्स का। अगर आप स्विच कर पा रहे हैं सो बेटर है, और अगर नहीं तो फिर आप हिंदी मीडियम से करिए, देर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट, है ना। आई एम यूजिंग V5, प्लीज सजेस्ट, आपने क्या यूज़ किया था? सी मैंने कभी V5 वाली पेन यूज़ नहीं की थी। मैंने क्लासमेट की ऑक्टेन पेन यूज़ की थी, ऑक्टेन जेल पेन। मैंने उसे अपने आंसर्स में, अपने जब प्रैक्टिस करती थी तब, एंड इन दी एग्ज़ाम टेस्ट जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें भी। सो मैंने ऑक्टेन वाली पेन ही यूज़ की थी। सो मैंने एग्ज़ाम टाइम में भी वही यूज़ की थी। सो V5 आई हैव सीन कि बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। पायलट पेन है, जो भी आपको अच्छी लगे। दीपक, यू कैन यूज़ दैट। सी मेंस GS3 में अच्छे मार्क्स कैसे आ सकते हैं? मेंस जब मेरा फर्स्ट था तो मेरे भी काफ़ी कम मार्क्स आए थे, 63 मार्क्स मिले थे मुझे। देन वो बढ़ के सेकेंड एंड थर्ड मेंस में 85 to 83 के अराउंड थे। सो मैंने 20 मार्क्स का जंप देखा है। सो मेजरली मैंने यही किया था, जो चीज़ें मैंने ऑप्शनल में की थी वही चीज़ें। मैंने ज़्यादा एग्जाम्पल्स डाले थे, एंड करंट अफेयर्स बेस्ड एग्जाम्पल्स ज़्यादा डाले थे, जहाँ जहाँ आ रहा है। एंड पाई चार्ट्स, बार ग्राफ्स और डायग्राम्स, इनका यूज़ किया था। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं कहा जा सकता है, इंटरनल सिक्योरिटी है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, एनवायरनमेंट है, एग्रीकल्चर है, इनको बहुत अच्छे से करिए आप। और इन पे आप ज़्यादा अपना कमांड बनाते हुए अपने GS3 की प्रिपरेशन को करिए। सो आपको GS3 में मार्क्स अच्छे मिलेंगे। एंड GS3 में आप एक और एक चीज़ ऐड करिए कि आप कमिटीज़ के नाम डालिए। मान लीजिए अगर आपको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे क्वेश्चन आया तो आप केलकर कमेटी डाल सकते हैं, या जो भी आपको सही लग रहा है उस टाइम पे आप बिल्कुल डालिए। सो कैन आई रीड रूपा मेड सिंपल बुक बिफोर स्टैंडर्ड बुक फॉर बेसिक कॉन्सेप्ट? सी रूपा मेड सिंपल बुक जो है वो खुद ही एक स्टैंडर्ड बुक है। अगर कुछ टॉपिक्स आपके जो फिजिकल ज्योग्राफी के हैं, जैसे सॉइल वाला टॉपिक है एक, और अ, इसका ह्यूमन ज्योग्राफी के काफ़ी सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। बट अगर आप जो मैंने रिसोर्सेज बताएं अगर उससे कवर हो रहा है तो आप रूपा मेड सिंपल को छोड़ सकते हैं। सो रूपा मेड सिंपल ज़रूरी नहीं है आपको करना। अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखिए बजाय कि उसको फैलाने के। सो दिस इज द मेन थिंग। दीपक, प्लीज सजेस्ट sources for value addition in answer writing like judgment example?
सो जजमेंट आपको ऑप्शनल में तो ऐसे कुछ ऐसा सच काम नहीं आएगा, दैट इज फॉर GS2 मेजरली. It's very difficult to cover syllabus. How you added example committee name? सी कवर आपको सिलेबस थोड़ा टाइम लेगा, आपको अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ ले सकता है पूरा ऑप्शनल कवर करने में विथ आंसर राइटिंग. सो आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा, हैव पेशेंस, आप बिल्कुल करिए उस तरीके से. हाउ यू एडेड एग्जाम्पल कमिटी नेम? सी आपको जहाँ लग रहा है आप कोई पॉइंट लिख रहे हैं अपना, मान लीजिए आपने अपना एग्जाम्पल लिखा कॉर्नर बेशन का, ये मान लीजिए एग्जाम्पल. सो कॉर्नर बेशन की जब आपने पॉइंट लिखा तो उसके बाद आप एग्जाम्पल लिख दीजिए, एग्जाम्पल को नेक्स्ट लाइन में डालकर आप एग्जाम्पल डाल दीजिए कि मान लीजिए कोलकाता कॉर्नर बेशन है, कैसे वो डेवलप हुआ, 3 जोन्स में डेवलप हुआ, कंसेंट्रिक जोनेशन मॉडल. इस तरीके से आप अपने एग्जाम्पल्स में डाल सकते हैं उसको. एंड कमिटी नेम भी सेम, आप एग्जाम्पल आप उसको ब्रैकेट में लिख दीजिए जो भी कमिटी का नेम है. सी जजमेंट की जो है दीपक सैनी, उसकी एक PDF आती है, आई थिंक ओनली आई एस, ओनली आई एस की एक PDF है, फ्री उनके चैनल पे डली हुई है, उनके वेबसाइट पे डली है. उसमें आप जजमेंट देख सकते हैं, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया हुआ है, उससे आप जजमेंट जो है वो उठा के अपने आंसर्स में रेप्लिकेट कर सकते हैं. डिड यू स्टडी लाइब्रेरी और होम? आई हैव स्टडीड एंटायरली फ्रॉम माई होम. मैंने अपने घर से ही प्रिपरेशन की है. सो आप कहीं से भी करें, मैटर करता है कि आप कितने अच्छे से अपनी पढ़ाई प्रोडक्टिवली कर पा रहे हैं उस टाइम ड्यूरेशन में. सो आप क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए पढ़ने की, सो दैट इज द थिंग. स्टार्टिंग कर रहा हूँ प्रिपरेशन, मुझे क्या क्या करना चाहिए? सी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आप NCERTs उठाओ. जो आपकी NCERTs हैं 6 to 12, अगर आपका बेस नहीं है तो आप 6 से स्टार्ट करिए. एंड उनको 6 to 12 आप फॉलो करिए. आप हिस्ट्री उठाइए, जोग्राफी लीजिए, देन पॉलिटी की लीजिए, इकोनॉमी का पढ़िए. और इन टॉपिक्स को मेजरली आप NCERT से कवर करिए. और NCERT से जब आप 2-3 बार NCERTs को पढ़ लेंगे, देन स्विच टू दी स्टैंडर्ड बुक्स. जो मेरा एक पुराना इसी चैनल पे एक वीडियो है यूपीएससी टाइम पर ही, तो आप उसमें देखिए, मैंने उसमें सारा प्रिपरेशन का बताया हुआ है कि NCERTs के बाद आपको कौन कौन सी बुक रेफर करनी है फॉर प्रीलिम्स एंड मेन सेपरेटली. सो आप उनको देख लीजिए. सो दिव्यकीर्ति IAS, आई हैव एड्रेस्ड योर क्वेश्चन. अगर कोई और क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं. इफ एनी मोर डाउट्स यू कैन आस्क, आई विल, मतलब जो भी आपको है, प्रीलिम्स से रिलेटेड हो, मेंस से रिलेटेड हो, जो भी आपको डाउट है आप पूछ सकते हो. हाउ टू यूज टॉपर्स कॉपी? सी दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन. टॉपर्स कॉपी जो है, आप कोई भी टॉपर्स की जैसे आप कॉपी देख रहे हैं, सो आपको ब्लाइंडली उनको फॉलो नहीं करना है. आप उनके आंसर्स को पढ़िए, आप उनके आंसर्स में देखिए कि उन्होंने किस तरीके से आंसर्स को लिखा है. पॉइंट वाइज लिखा है, कितने बड़े पॉइंट्स लिखे उन्होंने, छोटे पॉइंट्स लिखे हैं कि सिर्फ कीवर्ड्स में ख़त्म किया है, उन्होंने एग्जाम्पल्स किस जगह डाले हैं, उनके इंट्रोडक्शन देने का तरीका कैसा है, कंक्लूजन वो किस तरीके से कर रहे हैं. मान लीजिए अगर क्योंकि टॉपर्स का हर आंसर जो है वो बहुत अच्छा नहीं होता है, हर किसी के अप्रॉक्सीमेटली 12 क्वेश्चंस बहुत अच्छे लिखे होते हैं एंड बाकी क्वेश्चंस जो है वो थोड़े एवरेज क्वालिटी के होते हैं. सो आप उनसे बस ये सीखिए कि कैसे आपको आंसर्स करना है. एंड फॉर कंटेंट पर्सपेक्टिव ऑल्सो यू कैन सी दैट, आप कॉपीज देख सकते हैं आदित्य श्रीवास्तव सर की, एंड लास्ट ईयर रैंक 1, एंड इशिता किशोर मैम, इनके आंसर्स देखिए स्पेशली फॉर एथिक्स. इनके आंसर्स से आप कुछ कीवर्ड्स भी ले सकते हो, कुछ आइडियाज़ ले सकते हो, एंड उनको अपने नोट्स में ऐड कर लेना. वन मोर थिंग यू कैन डू विद टॉपर्स कॉपी इज दैट, आप टॉपर्स की कॉपीज से क्वेश्चंस लीजिए एंड यू राइट द क्वेश्चन. बगैर आंसर पढ़े आप अपना तरफ से वो क्वेश्चन का आंसर लिखिए, एंड देन गो बैक टू द टॉपर्स कॉपी. टॉपर्स कॉपी में आप देखिए कि टॉपर्स ने क्या लिखा है और आपने क्या लिखा है.
देन हैव सम कंपैरिजन कि क्या उन्होंने एक्स्ट्रा लिखा है, उन्होंने किस तरीके से आंसर्स को एड्रेस किया है, उन्होंने डिमांड को कितने अच्छे से मीट किया है, आपने कितने अच्छे से करा है। सो आप एक कंपैरेटिवली आप ऐसा भी टॉपर्स कॉपी का यूज़ कर सकते हैं। सी बिना न्यूज़पेपर पढ़े यूपीएससी क्लियर हो सकता है, बट वो थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। अब ज़्यादा अच्छा है कि आप रोज़ाना न्यूज़पेपर पढ़िए। सो आपको इंटरव्यू के लिए भी हेल्प होगी आगे चल के, एंड प्रीलिम्स मेंस में तो होगी। कोई भी एक न्यूज़पेपर फॉलो करिए, नॉट मोर देन दैट, इस स्टेज पर प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए। अगर आप चाहें तो मंथली मैगज़ीन को सप्लीमेंट कर सकते हैं न्यूज़पेपर के साथ। मंथली मैगज़ीन सिर्फ फॉलो ना करें। न्यूज़पेपर में आपको काफ़ी ज़्यादा एथिक्स के एग्जाम्पल मिल जाते हैं, एंड आपको जो भी न्यूज़ चल रही है उसका एक जो आपकी हैपनिंग्स हैं आपके आजू बाजू की, वो आपको पता चलती रहती हैं। सो आपको जो मंथली मैगज़ीन है उसको पढ़ने में ज़्यादा हेल्प होगी। सो इस तरीके से आप दोनों को सप्लीमेंट करते हुए करिए, बजाय कि एक के। सी प्रीलिम्स में आपको मेजरली 3 to 4 सब्जेक्ट्स हैं जिन पे ज़्यादा फोकस करना होगा। पॉलिटी है, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, एंड साइंस एंड टेक। इन टॉपिक्स पे आप ज़्यादा अच्छे से करिए, एंड क्योंकि इससे मेजरली 70% क्वेश्चंस आ जाते हैं, एंड जोग्राफी ऑल्सो। सो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से ज़्यादा फोकस करिए। स्टैटिक को आप अपना ज़्यादा मजबूत रखिए, एंड करंट अफेयर साइड बाय साइड करते रहिए। सी सेट के लिए आप पहले तो देखिए कि आपके क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, आपका कौन सा पोर्शन जो है वो मैथ्स है, रीजनिंग है कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है, कौन सा टॉपिक आपका ज़्यादा स्ट्रेंथ है। दो टॉपिक्स आइडेंटिफाई करिए, उनको अच्छे से प्रिपेयर करिए, एंड जो थर्ड टॉपिक जो आपका थोड़ा वीक है उसको मिनिमम बेयर एवरेज मिनिमम जो है आप उनको उसको प्रिपेयर करिए। सो इसके साथ साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखते रहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कैसे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चंस आए हैं, इस तरीके से आप देखकर सी सैट का करिए। मैंने लास्ट वीडियो में बताया है सी सैट का, तो दिव्य कीर्ति आप वहाँ देख सकते हैं। सी कॉस्मॉस अब मुझे नहीं पता कि वो रिलीज़ कर रहे हैं कि नहीं, बट मेरे टाइम पे तो कर रहे थे। बट अगर हो सके तो मैं इस डिस्क्रिप्शन में जो यूपीएससी चैनल है, यूपीएससी टाइम, उन्हें मैं प्रोवाइड कर दूंगी, तो वो उसमें लिंक कर देंगे। रामकृष्णा। थैंक यू दिव्य कीर्ति। सी टॉपर्स कॉपी फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल स्पेसिफिकली आप फॉलो कर सकते हो किसी भी टॉपर को। वो फ्री ऑफ कॉस्ट डले हुए हैं, तो मैंने वही कहा ना, आप टॉपर्स कॉपी को बिल्कुल ऐसा ब्लाइंडली फॉलो ना करें। आप देखिए कि उन्होंने कैसे चीज़ें यूज़ की हैं। आप चाहें तो हो सकता है कि आप उनकी केस स्टडीज़ हैं, एग्जाम्पल्स हैं, उनको ऐड कर लीजिए अपने इसमें। लेकिन मोर और लेस कंटेंट आपके पास भी रहेगा, उनके पास भी है। सो जो चीज़ें आपको लगती हैं आपके पास नहीं है, कोई केस स्टडी है, कोई एग्जाम्पल्स हैं, कोई रीजनल मैप्स हैं जो आपको अच्छे लग रहे हैं उसमें, आप उनको ले लीजिए उससे। उससे ज़्यादा ना करें, उससे टॉपर्स कॉपी को ओवरडू ना करें। सी दीपक सैनी, एंजाइटी वाला क्वेश्चन इज़ वेरी गुड, क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाती है आपकी प्रिपरेशन। सो यू फील, आपको फोमो होता है कि आपके फ्रेंड्स अर्निंग एंड यू आर स्टडिंग। बट यही है कि आप कंपेयर ना करें, सबकी लाइफ की जर्नी अलग अलग होती है। आपने खुद से चूज़ किया है इस फील्ड को, आपने खुद से अ, अपना कॉल लिया है इस प्रिपरेशन को देने का। सो आप उस पर बिल्कुल टिके रहिए, एंड नेगेटिव पीपल को बिल्कुल आप अपने आप से, अपने पास से डिस्कार्ड कर दीजिए, बिकॉज नेगेटिव पीपल वुड अफेक्ट यू नेगेटिवली ओनली, एंड उनकी पेसिमिस्टिक वाइब्स आप तक आएँ उससे पहले आप उन्हें हटा दीजिए। आप हैव अ स्मॉल सर्कल, 2 to 4 पीपल अगर हैं, सो ये सही है। आप अपने पेरेंट्स से बात करिए अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो। और आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। कोई हॉबीज़ जो हैं आपकी उनको डेवलप कर सकते हो आप। कोई हॉबीज़ जो है वो आपको ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी को तो डेवलप करेगा ही, अपार्ट फ्रॉम दिस आपको इंटरव्यू में भी हेल्प होगी। सो आप इस तरीके से करिए।
एनवायरनमेंट कैसे डील करूँ? सी एनवायरनमेंट में बहुत सिंपल है, आप कोई भी एक बुक फ़ॉलो करिए। जैसे शंकर आईएएस कर सकते हैं या पीएमएफ आईएएस आप आजकल काफ़ी अच्छा कंटेंट दे रही है, तो इन दोनों में से कोई भी एक बुक को फ़ॉलो करो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आप कोई भी एक मंथली मैगज़ीन को रेफ़र करो, अपार्ट फ्रॉम द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर को पढ़िए एंड जो आपकी मंथली मैगज़ीन है, जैसे मैंने विज़न आईएएस की फ़ॉलो किया था, सो आप उससे एनवायरनमेंट की जो भी टॉपिक्स हैं आप उनको कवर करिए। तो मेजर चंक जो है आपका एनवायरनमेंट का वो इससे कवर्ड हो जाएगा। एंड इसके साथ ही आप एनवायरनमेंट के टेस्ट वगैरह दे सकते हैं, जो सेक्शनल टेस्ट आते हैं प्रीलिम्स के। सो दैट वुड हेल्प यू। देवी प्रसाद, आई हैव एड्रेस्ड योर क्वेश्चन। सी आंसर कैसे स्ट्रक्चर करना है वो मैंने रविंद्र मैंने बताया है कि कैसे आपको आंसर करना है। 3 पार्ट्स में है आपके आंसर्स। एक है इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन मैंने बताया कि कैसे-कैसे अलग-अलग टाइप्स के हो सकते हैं। देन आपको कोई ना कोई डायग्राम इंक्लूड करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर 10 मार्कर क्वेश्चन है तो उसमें मेजरली 2 सब पार्ट्स होंगे जो आपको एड्रेस करने होंगे। एंड जो 15 मार्कर है उसमें 3 सब पार्ट्स हो सकते हैं। एंड जो 20 मार्कर है उसमें थोड़े और ज़्यादा हो सकते हैं, या आपको जो भी टॉपिक्स दिए हैं उनकी आपको लेंथ जो उसकी लिखने की है वो बढ़ाना होगा। सो इस तरीके से आप करिए रविंद्र। टॉपर स्टॉक के लिए कौन सा यूट्यूब चैनल को फॉलो करना है? सी टॉपर स्टॉक आप बहुत ज़्यादा ना देखिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा लोगों के पर्सपेक्टिव्स लेंगे आप उतना ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। सो आप कोई भी एक या दो टॉपर्स का देखिए एंड अपनी स्ट्रैटेजी खुद अपनी ऑर्गेनिक स्ट्रैटेजी डिवाइस करिए। दैट वुड हेल्प यू मोर रविंद्र। दीपक सैनी, ओके, थैंक यू। अगर कोई और आपके डाउट्स होंगे सो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू एड्रेस दैट। सी लॉन्ग ईयर टेस्ट सीरीज मैंने ऐसी कोई फॉलो नहीं की थी प्रीति, सो इसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। सी रौनक गुप्ता, आप अगर कोविड बैच के हैं, आपके पास मेडल्स अचीवमेंट्स स्पोर्ट्स नहीं है, सो अभी आपके पास टाइम है। काफ़ी सारे कॉन्टेस्ट वगैरह होते रहते हैं, क्विज कॉम्पिटिशन्स आपके डिस्ट्रिक्ट में हो रहा होगा, या कुछ ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं, ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन होता है। आप उनको उसमें पार्ट लीजिए, उसमें सर्टिफिकेट्स आपको मिलते हैं, आप उनको भी लगा सकते हैं। एंड वो आपको इतना नेगेटिवली अफेक्ट नहीं करेगा। अगर आप मेंस पास करके इंटरव्यू स्टेज में आए हैं सो यू हैव द कैलिबर, आप दूसरों से कम नहीं हो। सो आप ऐसा ना समझे कि कुछ अफेक्ट होगा इंटरव्यू में। आप अपना तरफ से अपना बेस्ट दीजिए। एंड अपनी हॉबीज तो आपके पास होंगी, कुछ ना कुछ आपके पास होगा अचीवमेंट में। आप एक दिन बैठ के देखिए अपने पास्ट की कुछ चीज़ें, तो आपके पास ज़रूर होगी। लीडरशिप में कुछ हो सकता है, आप स्कूल के कैप्टन रहे हो, क्लास के कैप्टन रहे हो, या आपने यूनिवर्सिटी लेवल के क्लास रिप्रेजेंटेटिव रहे हो। कुछ तो होगा जिसमें आप अपना लिख सकते हो। मैम, कैन वी गेट योर नोट्स ऑफ ज्योग्राफी ऑप्शनल? सी ज्योग्राफी ऑप्शनल के नोट्स मैं दे सकती हूँ, बट आई हैव टू क्रिएट अ टेलीग्राम चैनल फॉर दैट। एंड ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स मैं अभी नहीं बना पाई हूँ उसे, बट अगर बनाऊंगी मैं तो आप ले लीजिएगा वहाँ से। दीपक, जीएस की नोटबुक मेरी किसी साइट पे अवेलेबल नहीं है। मेरे आंसर है, एक एथिक्स की आंसर्स है, वो फोरम आईएएस में है अवेलेबल। एंड एडुकेमी पे मेरे कुछ आंसर्स ज्योग्राफी ऑप्शनल के डले हुए हैं, एंड इन शून्य आईएएस ऑल्सो। सो आप उन उन टेलीग्राम चैनल्स पे देख सकते हैं और उनकी वेबसाइट्स पे भी। ओके रामकृष्णा, आई विल फॉर्म अ टेलीग्राम चैनल एंड सो यू कैन फॉलो दैट। टेस्ट आंसर दीपक वही मैंने बताया, फोरम आईएएस में है एंड शून्य आईएएस में, आप देख लीजिएगा, एडुकेमी पर भी है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है? सी टाइम मैनेजमेंट शुरू में वुड बी अ प्रॉब्लम। अगर आपकी सिटिंग कम कम टाइम की है तो आप उसको धीरे धीरे बढ़ाइए। पहले आप 3 to 4 आवर्स बैठिए पढ़ने के लिए, उसको आप धीरे धीरे 1 to 2 मंथ्स में आप उसको 6 आवर्स ले जाइए। ऐसे धीरे धीरे करके आपका टाइम जो है वो सिटिंग बढ़ेगी।
एंड टाइम मैनेजमेंट में आप अपने टाइम टेबल बना सकते हैं। जैसे अगर प्रीलिम्स अप्रोचिंग है, सो आप प्रीलिम्स के 3 महीने पहले का अपना टाइम टेबल बनाइए, आप 3 इटरेशंस में उसको बांट दीजिए इन 45 डेज, 30 डेज एंड 15 डेज, एंड मेक वन 5 to 10 डेज बफर, क्योंकि कई बार होता है कि हम पढ़ाई नहीं कर पाते किसी दिन। सो इस तरीके से आप अपना टाइम टेबल बना सकते हैं, एंड 1 1 वीक आप हर सब्जेक्ट को दीजिए फर्स्ट इटरेशन में, एंड वो चीज़ रिड्यूस हो जाएगी आपके सेकेंड एंड थर्ड रिविजन्स में। सो इस तरीके से आप अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। सो निक, आई हैव एड्रेस्ड योर क्यूरी। एनी मोर क्वेश्चंस अगर आपके हों कुछ? If any more questions are not there, so I would like to conclude. See, Saurav, I won't recommend any optional classes because सभी टीचर्स आर इक्वल, सभी अच्छा पढ़ाते हैं, एंड आप कहीं पर भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके ओके। सो मैम, ओवरऑल प्लानिंग में डाउट आ रहा है। सी, ओवरऑल प्लानिंग आई एम नॉट गेटिंग इट, इफ यू कैन हेल्प एक्सप्लेन। सी, आई हैव addressed most of the questions. Why UPSC? सी, कोचिंग लगाना ज़रूरी नहीं है। अगर आपने आपका जो एन सी आर टीज़ हैं, आपने बुक्स हैं, आपने उनको अच्छे से कवर कर लिया है, सो कोचिंग इज़ नॉट नेसेसरी। आप टेस्ट वगैरह के लिए आप कोचिंग का यूज़ कर सकते हैं, मेंस की टेस्ट सीरीज़ के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कहीं कोचिंग करना ही है। अगर आपका कोई पीयर ग्रुप है, सो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। सी, सेल्फ पढ़ना ठीक रहता है या ऑनलाइन? आई वुड से दैट आप सेल्फ करिए अभी, क्योंकि ऑनलाइन मीडियम्स में आप हेल्प ले सकते हैं, बट सेल्फ आपको खुद ही करना होगा, बिकॉज आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएं वो आपको पूरा गाइडेंस गाइडेंस नहीं दे सकते। सो सेल्फ स्टडी इज़ द अटमोस्ट सोल्यूशन। देर इज़ नो नथिंग मोर देन दैट, आप सेल्फ स्टडी करिए। ज्योग्राफी वैल्यू एडिशन सोर्सेज आई हैव टोल्ड अर्लियर। सी, अगर आपने क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं और आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, सो इट्स दैट कि आप अपने जो जो भी आपने रिसोर्सेज किया है, आपने अपनी क्लासेस किया है, आप उनके अच्छे से नोट्स बनाए हैं कि नहीं, आपने ये पहले देखिए। उनकी समरी बनाई है आपने कि नहीं, आपने अपने जो बुक्स हैं उनको सही से पढ़ा है कि नहीं, एंड आपने ज़्यादा बार रिवाइज किया है कि नहीं। सो ये 3 चीज़ें हैं आपको पहले देखनी पड़ेंगी, एंड इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल बूस्ट होगा अगर आपने रिविजन ज़्यादा बार किया है। आप जो जो मिनिमम एवरेज चीज़ें हैं वो आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सो आपको इससे हेल्प होगी। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बढ़ेगा। आप जो मिनिमम एवरेज चीज़ें हैं आप उनको बिल्कुल करिए, एंड फॉर दैट आई वुड से कि आप वीडियो को एक बार देख लीजिए कि मैंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से रिलेटेड, तो उनको एक बार फॉलो कर लीजिए। सी, जब मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करती थी तो देर इज़ अ प्लेटफॉर्म नोन एज कन्वर्ट आई एस। मैंने कुछ टाइम के लिए उनसे अपने ऑप्शनल के आंसर्स चेक कराए थे, बट क्वालिटी मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, सो मैंने उसे छोड़ दिया था। एंड लेटली मैं अ, खुद से चेक करती थी, खुद से अपने आंसर्स इवेलुएट करती थी, एंड मैंने जो टेस्ट सीरीज़ लगाई थी वहाँ से मैंने कुछ अपने आंसर्स चेक करवाए थे वहाँ के टीचर से। सी, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टेस्ट लिखने में देर इज़ नॉट मच डिफरेंस। आप ऑनलाइन भी कर सकते हो अपलोड, ऑफलाइन भी।
ज़्यादा कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। आप ये है कि आप अपना एग्ज़ाम एनवायरनमेंट में अगर आप ऑनलाइन दे रहे हैं तो वैसे ही एग्ज़ाम लिखिए जैसा आपको एग्ज़ाम सेंटर में लिखना है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑफलाइन टेस्ट लिख रहे हैं तो वो तो एग्ज़ाम एनवायरनमेंट मिल ही जाता है, बट अगर ऑनलाइन भी आप कर रहे हो सो आप अपना एक रूम में, जो भी आप जिस रूम में हो उसको 3 आवर्स बिल्कुल वहीं पर बैठ के दीजिए, और उसी तरीके से उसी एनवायरनमेंट में आप अपना एग्ज़ाम को सिमुलेट करके दीजिए। टेस्ट सीरीज़ कब से जॉइन करना चाहिए? सी टेस्ट सीरीज़ आप प्रीलिम्स के बाद जब मेंस का टाइम रहता है आप उस टाइम जॉइन कर सकते हैं, और मेजरली उसमें आपका कवर हो जाता है टेस्ट वगैरह। सी सैट स्ट्रैटेजी मैंने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, सो मैं यहाँ रिपीट नहीं करूँगी वरना वो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। मैंने जीएस3 की स्ट्रैटेजी लास्ट वीडियो में बताई है, तो एक बार आप उस वीडियो को देख लीजिए। उसमें मैंने पूरा बताया है आपको कि मैंने कौन-कौन से रिसोर्सेज़ यूज़ किए थे, मैंने कैसे करंट अफ़ेयर्स को उसमें यूज़ किया था। तो आप उसमें देख लीजिए, इसी चैनल पर प्रीवियस वीडियोज़ में है वो डला हुआ। मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था। सी पीवाईक्यू एनालिसिस जो है प्रीलिम्स के लिए अलग होता है, मेंस के लिए अलग होता है। आप प्रीलिम्स में जो है जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा है आप उसको देखिए, उसको आंसर करिए, एंड जो ऑप्शंस उसमें दिए होते हैं आप उनको भी पढ़िए। आप ऐसा ना करें कि आपने आंसर देख के आंसर ठीक आ रहा है करके आपका आंसर करेक्ट है करके आपने छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल ना करें। आप प्रीवियस जो उसमें जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं, जो कीवर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई नेशनल पार्क के ऊपर क्वेश्चन आया है, सो आंसर वुड बी ओनली वन ना, कोई भी एक आंसर सही होगा। मान लीजिए कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आंसर है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो अलग नेशनल पार्क दिए होंगे उसमें, मान लीजिए कॉर्बेट नेशनल पार्क दिया है, पन्ना नेशनल पार्क दिया है, या मॉलिंग नेशनल पार्क दिया है, जो भी दिया है आप उनको भी अलग से पढ़िए। सो इस तरीके से आप प्रीलिम्स का एनालिसिस करके पढ़िए। मेंस में आप सेम यही चीज़ करिए, जो भी आपका टॉपिक कंप्लीट होता है उसके बाद आप अपने उन आंसर्स को, उन क्वेश्चंस को देखिए जो आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ है, जो उससे क्वेश्चन आए हैं, एंड उनको आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए उनके ऊपर, और कुछ कुछ क्वेश्चंस को आप लिख कर भी देख सकते हैं। ऑप्शनल की तैयारी बिल्कुल प्रीलिम्स से पहले करनी चाहिए, बिकॉज प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद मेंस के लिए आपके पास बहुत कम टाइम होता है। सो आपको ऑप्शनल की तैयारी प्रीलिम्स के पहले करनी होगी, सारे नोट्स वगैरह आप उससे पहले प्रिपेयर करके रखिए, ताकि जब आप मेंस का टाइम आए, ओनली 3 मंथ्स ड्यूरेशन बचा रहता है आपके पास, तो उसमें आप रिवाइज करें, कंसोलिडेट करें अपने नोट्स को, और टेस्ट दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें। मैंने बुक लिस्ट बता चुकी है, आप वीडियो में पहले जाके देख सकते हैं सारा जो बुक लिस्ट है, नहीं तो वो रिपीटेशन हो जाएगा। एंड सी मैं 3 इटरेशंस में अपने जो प्रीलिम्स का जो जीएस पेपर है उसे सॉल्व करती थी। सो 3 इटरेशंस में आप कर सकते हैं। फर्स्ट इटरेशन में आप वो क्वेश्चंस करिए जो आपको श्योर शॉर्ट पता है। सेकंड इटरेशन में आप वो क्वेश्चंस करिए जिसमें आपको 50-50 प्रोबेबिलिटी है सही होने की। एंड थर्ड इटरेशन में वो क्वेश्चंस देख सकते हैं जो जिसको आपके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उन क्वेश्चंस को देखिए। सो इस तरीके से आप करिए। सो मेजरली जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मैंने एड्रेस कर चुके हैं। सी मंथली टारगेट में कितने जीएस सब्जेक्ट करें? नहीं, आप वीकली करिए, मंथली ना करें, बिकॉज़ आप इतना टाइम तक एक ही सब 2 सब्जेक्ट को नहीं कर सकते। सो आप वीकली लीजिए, कौन से 2 टॉपिक्स आपको करने हैं, सो उस बेसिस पे करिए। सी मैंने प्रीलिम्स जो है वो नागपुर से दिया था, एंड मेंस रायपुर सिटी से दिया था। आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करें, आई हैव एड्रेस्ड इन द अर्लियर वीडियो, सो आप उस वीडियो में देख लीजिए पूरा, और ऑप्शनल का इस वीडियो में। सो आई थिंक मैंने मेजरली सारे क्वेश्चंस एड्रेस कर दिए हैं। लास्टली बस यही है कि आप अपना हार्ड वर्क करिए, स्मार्ट वर्क भी करिए साथ ही साथ, एंड
मैं चाहूँगी कि नेक्स्ट ईयर या आने वाले ईयर्स में आप भी सिलेक्ट हों और आप भी ऐसे ही टॉपर स्टॉक दें। So I would say that all the best for your future endeavors, and thank you.